दूसरा वो डेप्रिसिएशन या कंट्रोल अकाउंट में से आना है, और तीसरा क्वेश्चन रेशियोज या पार्टनरशिप चेंजेस में से क्वेश्चन आएगा। रेशियोज या पार्टनरशिप में सारी चीजें आ सकती हैं, एप्रोप्रिएशन भी आ सकता है, करंट अकाउंट भी आ सकता है, एडमिशन भी आ सकता है, रिटायरमेंट भी आ सकता है। तो रेशियोज और पार्टनरशिप में से सवाल आएगा। तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने। मार्जिनल कॉस्टिंग में से चौथा क्वेश्चन है जो सीवीपी एनालिसिस, लिमिटिंग फैक्टर या एब्जॉर्प्शन मार्जिन, इनकम स्टेटमेंट भी आ सकती है, और ये टॉपिक अभी हमने करने हैं। लिमिटिंग फैक्टर का हमने शुरू करना है, और एब्जॉर्प्शन मार्जिन, इनकम स्टेटमेंट का भी। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आज शायद जो एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आपकी रात को, मैं चाहूंगा कि उसमें मैं ये टॉपिक्स जो है वो करवा सकूं, डिपेंडिंग अपॉन माय कि मैं किस तरह से आज चीजों को मैनेज करूंगा। चलते हैं सवाल पे। कस्टडी या सोल ट्रेडर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। रेंट दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी सब एक्सपेंसेस में कैपिटल है, मोटर एक्सपेंसेस, बैड डेट्स भी एक्सपेंस है, ड्राइंग्स दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री दी हुई है आपको, 10% लोन है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। लोन इंटरेस्ट देखें 1250 पे किया हुआ है, तो 15,000 पे अगर आप 10% निकालें तो आता है 1500। 1500 में से 1250 आप पे कर चुके हैं, बाकी 250 आपने पे करना है। 15,000 में से 10% में 1500 आता है ना, 1250 आप पे कर चुके हैं, 250 पे करना है, तो एक्सपेंसेस में पूरा 1500 ही आएगा, क्योंकि एक्सपेंस जब हो जाता है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो पे किया हो या ना पे किया हो। एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, आइदर इट इज पेड और नॉट। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में पूरा 1500 ही आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में सिर्फ 250 जाएगा जो पेबल है। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में आता है कमीशन रिसीव्ड, आपकी बेटा इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगी। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न दी हुई है, सेल रिटर्न दी हुई है, डिस्काउंट लाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और नॉन करंट एसेट्स 2 दिए हुए हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है जी 4200 की है। इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंस इज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1200। दिस आइटम हैज नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन द इक्विपमेंट अकाउंट। तो क्या करेंगे बेटा जी, एरर्स का पॉइंट है। जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे और इक्विपमेंट में 1200 ऐड करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे। आई रिपीट अगेन, जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे और इक्विपमेंट में ऐड करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे। A check for 800 received from a credit customer has not yet been entered in the accounts. चेक रिसीव किया था आपने कस्टमर से, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट। तो बैंक में ये अमाउंट 800 ऐड कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल में से 800 माइनस करके प्रोविजन निकालेंगे आप, क्योंकि ये 800 आपके ट्रेड रिसीवेबल रहे ही नहीं अब, तो 800 माइनस करके प्रोविजन निकालेंगे, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने निकालनी। 30 अप्रैल को लोन इंटरेस्ट ओइंग है 250 का, पहले बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी ओइंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी में आएगी। इंश्योरेंस प्रीपेड है, एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे और करंट एसेट में आएगी। कस्टडी ने विदड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए गुड्स कॉस्टिंग 1800, जो अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। तो ये गुड्स ड्रॉइंग है, इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग टू परचेजेस। तो एक तो ड्रॉइंग्स में ऐड होगा, दूसरा परचेजेस में से हम माइनस कर देंगे 1800। कमीशन रिसीवेबल 150 दिया हुआ है, ये आपका कमीशन इनकम में ऐड हो जाएगा, कमीशन दिया हुआ है और करंट एसेट में भी आएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड। एक स्पेसिफिक डेट है 200 की, वो तो आपने 200 की प्रोविजन बनानी ही बनानी है, प्लस 2% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स वो भी आपने बनानी है। तो 200 की प्रोविजन तो बनेगी बनेगी, बाकी रिमेनिंग डेटर्स पर 2% वो भी बनानी है आपने। ये मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे इसको क्रिएट करना है प्रोविजन को। कहता है 1/2 ऑफ द 10% लोन इज रीपेबल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012, यानी आधा लोन आपने अगले साल पे कर देना। तो 15,000 का लोन था बेटा, अगर आप पीछे सवाल में देखें 1500 करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा और बाकी 1500 नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा, क्योंकि लोन का वो हिस्सा जो आपने अगले साल पे कर देना है दैट विल बिकम योर करंट लायबिलिटी रादर देन नॉन करंट। तो 1500 का 750 करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा और बाकी 750 नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 10 फुल ईयर डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट के ऊपर 10%। ये पॉइंट समझ नहीं आया दोबारा मेथड है एनुअल बेसिस। आपने इसकी बनानी है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। कौन सा पॉइंट? इंटरेस्ट वाला। जी इंटरेस्ट वाला। जी इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं है असल में। ये वो कहता है कि 1/2 ऑफ द 10% लोन इज रीपेबल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012। देखो ये क्या है, हम किस साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं? 11 का। इसका मतलब है आधा लोन आपने अगले साल पे करना है, यानी 12 में पे करना है। तो लोन का आधा जो है वो अगले साल पे होगा और उससे आधा बाकी अगले सालों में पे होना आफ्टर दैट डेट। इसका मतलब है जो लोन आपको दिया हुआ है 15,000 का, इसका 7500 जो है वो करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा और बाकी 7500 जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाएगा।
ठीक है जी, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फुल फ्लेज। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है आपका और फुल फ्लेज क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसकी क्या बनानी है जी, बिल्कुल इसकी हमने बनानी है जी इनकम स्टेटमेंट। मैंने अभी पढ़ा है वो साथ साथ मैं रिपीट दोबारा भी करूंगा, लेकिन एक दफा क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी था, क्योंकि बिकॉज देयर आर सो मेनी टेक्निकल पॉइंट्स इन द क्वेश्चन which needs to be come into your mind and then which needs to become again while solving the question. तो सेल सबसे पहले हम लिखेंगे जी, सेल्स देखते हैं हमें कितनी दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो रेवेन्यू आपको दिया हुआ है जी, रेवेन्यू है 1,08,000 का और सेल्स रिटर्न भी दी हुई है 4800। रेवेन्यू दिया हुआ है जी 1,08,000 का माइनस सेल्स रिटर्न 4800 की। बेटा सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं। सर लिखकर माइनस नहीं कर सकते जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख के माइनस करें या वैसे माइनस करें आपकी मर्जी है। ये आ जाएगा 103200। इसमें से हम करेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से माइनस कर देंगे हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है सबसे पहले हमारी क्या आती है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें हम क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं जी हम परचेजेस। देखते हैं जी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें दी हुई है इन्वेंट्री 3600 की, तो लिख लेते हैं जी इन्वेंट्री हम 3600 की ओपनिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट बारी आती है परचेजेस की। परचेजेस पे अगर आप गौर करें तो परचेजेस आपको सेल्स के साथ ही दी हुई है, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज 56,000 की, लेकिन बेटा उसमें परचेजेस रिटर्न भी दी हुई है, वो भी आपको माइनस करनी पड़ेगी जो कि 2500 की है, ठीक है जी। तो परचेजेस दी हुई है आपको, इसके लिए हम एक कॉलम और बना लेते हैं, थर्ड कॉलम में। उसका रीजन है जिस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो परचेजेस को मैं देखता हूँ कि वो है 56,000 की, यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें से मैं लेस कर दूंगा परचेजेस रिटर्न और इसमें से बेटा लेस कर दूंगा गुड्स ड्राइंग। सवाल में गुड्स ड्राइंग भी थी, वो भी माइनस होगी। रिटर्न देखते हैं कितने की दी हुई है। परचेजेस रिटर्न हमें दी हुई है 2500 की, वो हम यहाँ माइनस कर देंगे। गुड्स ड्राइंग जो है वो आपको दी हुई कितने की, 1800 की। दिखाता हूँ, यस आई विल शो यू फर्स्ट। Trustee has withdrawn for his personal goods costing 1800. This has not been recorded in the books of accounts. 1800 goods drawing वो भी आपकी इसमें से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आपकी नेट परचेजेस आ जाएंगी 51700। 51700 आपकी परचेजेस आंसर आ जाएगा। उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 की है वो। टोटल मैं पहले करना चाहूंगा, यानी 51,700 प्लस 3600, ये 55,300 आ जाएगा आपका टोटल। इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि क्वेश्चन में दी हुई हमें 4200 की। बट अगर आपने लेस लिख दिया है ना तो आप ब्रैकेट ना भी डालें तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। तो ब्रैकेट डाल दें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। ये 51,100 जो है वो आपका जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर 51,100। मैंने ज्यादा लिख दिया है खान, ये माइनस कर देंगे आप तो आपके पास जीपी आ जाएगा विच इज 52,100। कोई प्रॉब्लम है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी, बिकॉज सोल ट्रेडर का सवाल बेसिकली तो आसान होता है लेकिन इसका एक लेंथ ही होता है, तो लेंथ को आपको कवर करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड का पॉइंट आएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा इनकम पहले कमीशन रिसीव्ड ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी आपको। सर वो कहाँ लिखी थी? तो मैंने देख ली थी, कमीशन रिसीव्ड इनकम में लिखा हुआ था हमारा कितना 730 का। 730 कमीशन रिसीव्ड आपका आएगा, लेकिन इस कमीशन रिसीव में बेटा कुछ कमीशन ऐसा है जो क्रूड है, यानी ऐसा कमीशन है जो क्रूड है, ओइंग है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमें मिला नहीं है और हमने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो वो कमीशन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कमीशन रिसीवेबल है 150 का, वाज ओइंग टू कस्टडी एट 30th April। ये कमीशन इनकम आपको 730 में क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी 130, और फिर आप कमीशन इनकम में इसको जो है वो
रिकॉर्ड करेंगे, कितनी आ जाएगी 880 आपका ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दिया हुआ डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखते हैं डिस्काउंट रिसीव कितना दिया हुआ है, अलाउड भी है। डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे दिया हुआ आपको कितने का, 400 का डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर इनकम। उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा डिस्काउंट रिसीव के तौर पे 400। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या आएगी, ऐड इसमें आपने करना है डिक्रीज इन कमीशन रिसीव्ड 860 बनता है। रिसीव्ड आपका आता है जी, नहीं 730 प्लस 150 है ना, मैंने गलत लिखा है सर, क्या हुआ, ये 150 है। डिस्काउंट रिसीव 400 है, डिक्रीज इन प्रोविजन, और जरा इस पे गौर कीजिएगा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, इसके से बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। देखिए बेटा ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए आप देखें, अगर हम क्वेश्चन पे हम गौर करें तो ट्रेड रिसीवेबल हमें दिए हुए 6200 के, ट्रेड रिसीवेबल 6200 के दिए हुए। इसमें से वो कहता है कि आपने स्पेसिफिक प्रोविजन बनानी है 200 की, और 2% आपने प्रोविजन बनानी है रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक रिसीव भी किया आपने कस्टमर से 800 का आपने कस्टमर से चेक भी रिसीव किया है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, 6200 में से बेटा माइनस कर देंगे 800, जो चेक रिसीव आपने किया वो आपके ट्रेड रिसीवेबल अब नहीं रहे, वो तो मिल गए, बाकी ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने रह गए 5400 के। इन 5400 के ट्रेड रिसीवेबल के आपने बेटा दो हिस्से कर लिए, एक 200 की स्पेसिफिक प्रोविजन आप बना रहे हैं, 200 का एक डेटर था जिसने कहा था भाई मैंने तो पैसे देने नहीं है, तो उसकी स्पेसिफिक प्रोविजन बन जाएगी, बनानी पड़ेगी आप। और बाकी जो ट्रेड रिसीवेबल बचेंगे 5200 पे, उन पर आप बना रहे हैं जनरल प्रोविजन 2% के हिसाब से, जिसे हम जनरल प्रोविजन का नाम देते हैं या कहते हैं, वो कितनी आ जाएगी 5200 पे 2%, वो आ जाएगी 104। सो द टोटल प्रोविजन is 104 plus 200, that is going to be 304। आपको 304 की प्रोविजन बनानी है, 200 जो स्पेसिफिक प्रोविजन बनानी है आपने वो, और बाकी जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे 800 तो कस्टमर से पैसे मिल गए ना आपको, बाकी 5400 में से 200 की स्पेसिफिक प्रोविजन है और रिमेनिंग डेटर्स जो है 5200 पे, उस पे 2% बनानी है आपने, जो 104 आएगी जनरल प्रोविजन, तो टोटल प्रोविजन आती है 304। सर ये कहाँ लिखा है जरा दिखा दीजिए जी, मैं दिखा रहा हूँ। The provision for doubtful debt is to be provided for a specific debt of 200 plus 2% of the remaining debtors। बाकी ऊपर 2% बनानी है रिमेनिंग डेटर्स पर आपने, तो 304 की प्रोविजन आती है हमारे पास जो हमें चाहिए। प्रोविजन पड़ी कितनी है हमारे पास 520 की, इट मींस वी हैव एक्सेस प्रोविजन देन रिक्वायर्ड, हमें 304 की चाहिए, पड़ी 520 की हुई है, तो 216 से आपको प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़ेगी, 520 माइनस 304, दैट इज गोइंग टू बी, आपको प्रोविजन आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी कितने से, 216 से, और डिक्रीज इन प्रोविजन आपको पता है कि वो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ये आपके पास 880 प्लस 400 प्लस 216 टोटल इज 1496, जो कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1496, ये बेटा जीपी में ऐड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे मुश्किल पॉइंट था प्रोविजन का, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि ये इस तरह का पॉइंट अभी रिसेंटली पेपर में A2 के अंदर भी आ गया था, A2 के अंदर ये पॉइंट आ गया था, ये आपका आता है 53596, आपका टोटल जो है वो आ जाएगा 53596। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे आप एक्सपेंसेस अपने, सारे हो सकते हैं, जो भी हमारे होंगे वो हम सबके सब माइनस करेंगे। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, बैड डेट्स। अब यहाँ बच्चों का एक सवाल बनता है, इसलिए मैंने बैड डेट्स पहले लिखे हैं, ये दिए हैं 200 के। सर ये बैड डेट्स ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस क्यों नहीं किए? बेटा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट्स दिए होते हैं ना, जिन्हें हम एडिशनल बैड डेट्स कहते हैं, जिन्हें हम फर्दर बैड डेट्स कहते हैं, वो माइनस करते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल में से। ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हैं और ये ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो चुके हैं, ये दोबारा माइनस करने की जरूरत
नहीं है, ये वो बैड डेट्स हैं 200 के जो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस पहले ही हो चुके हैं, दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। कहते हैं जी इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेज 1200, तो वो जनरल एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। देखते हैं हम जनरल एक्सपेंस हमें कितने दिए हुए, बल्कि पहले रेंट को लिख लेते हैं। 4000 रेंट है, रेंट की कोई डिस्काउंट दी हुई हमें, रेंट की कोई डिस्काउंट मुझे नजर नहीं आ रही। रेंट लिख लेते हैं पहले हम, क्योंकि शुरू से ऊपर से चलते हैं ना। रेंट 4000 है, वो लिख लेते हैं पहले हम, क्योंकि पहले मैंने बैड डेट्स लिख लिए क्योंकि वो प्रीमियम के साथ बच्चे तक रिलेट कर लें, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद रेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस बेटा आपको दिए हुए कितने के, 6000 के, इसमें से 1200 माइनस कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि 1200 इक्विपमेंट खरीदा आपने, वो जनरल एक्सपेंस का हिस्सा नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट, वो जनरल एक्सपेंस में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 6000 के जनरल एक्सपेंस हैं, उसमें से 1200 का इक्विपमेंट था इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंस एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आपकी किसकी आ जाएगी बेटा, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस देखते हैं कितने की दी हुई है, सवाल में वापस आते हैं जी। इंश्योरेंस आपको दी हुई 3300 की, ये दी हुई बेटा इंश्योरेंस 3300 की, और क्वेश्चन में कहता है कि इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड भी है 460, इंश्योरेंस प्रीपेड भी है 460 की। मैं क्या करूंगा जी, जी बिल्कुल 3300 माइनस 460 क्योंकि प्रीपेड है, जो आएगा आंसर वो मैं लिख लूंगा आपका, जो कि आता है 2840, यहाँ पे आता है 2840। इंश्योरेंस के बाद मैंने क्या लिखना है जी, हमारी आ जाएंगी सैलरीज। सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस में सैलरीज लिखी हुई है। इंश्योरेंस के बाद वो है 14000 की, बेटा ये लिखी हुई है 14000 की, मैं एज इट इज सैलरीज जो है वो यहाँ पर। सैलरीज के बाद आपका आता है जी इलेक्ट्रिसिटी 2000 का, और इलेक्ट्रिसिटी का हमें डाटा दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2000 की इलेक्ट्रिसिटी है, और कुछ एक्रूड है इलेक्ट्रिसिटी, अभी पे करनी है आपने। इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है 380 की, तो 2000 में हम 380 क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, 2000 प्लस 380 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2380, which is going to be your electricity expense। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा आता है मोटर एक्सपेंसेस, इसकी कोई एडजस्टमेंट सवाल में मौजूद नहीं है, हम एज इट इज ही लेंगे। मोटर एक्सपेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ, मोटर एक्सपेंसेस आपको कितने के दिए हुए, 4900 के। बैंडेट्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वरना बैंडेट्स के बाद भी रिकॉर्ड कर सकता था। तो 4900 के मोटर एक्सपेंसेस दिए हुए, बैंडेट्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसकी में जरूरत नहीं है। आगे बारी आती है लोन इंटरेस्ट। बेटा मैंने पहले बताया था कि लोन इंटरेस्ट से चल रहा हूँ ना, लोन इंटरेस्ट 10% लोन है 15000 का, उसका 10% निकालने आता है 1500, 1250 पे कर दिया हुआ है, बाकी 250 पे करना है। आपको तो लोन इंटरेस्ट यहाँ पूरा ही लिखना है ना, क्योंकि expense is recorded in the period to which it relates, पूरा 1500 का आएगा, वो भी जो पे कर दिया है और वो भी जो पे करना है, लेकिन जो पे करना है वो करंट लायबिलिटी में भी लिखा जाएगा, वो एक अलग बात है, करंट लायबिलिटी में भी लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी जो एक्सपेंस है वो है जी कैरेज आउटवर्ड का, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लोन इंटरेस्ट के साथ ही कैरेज आउटवर्ड कितना 700 का, ये भी आपका एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद बेटा आपकी आती है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन दो चीजों पे दी हुई है, अगर हम सवाल में गौर करें तो डेप्रिसिएशन उसने दी हुई हमें, इक्विपमेंट पे 10% ऑन कॉस्ट है। देखिए इक्विपमेंट हमें कितने का दिया हुआ है, इक्विपमेंट हमें दिया हुआ है 48,000 का, इस पे 10% ऑन कॉस्ट है, तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट मैं निकाल लेता हूँ, वेरी इजी, बिकॉज 48,000 का 10% है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो वो हमारी आ जाएगी 4800 आ जाएगी, हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4800। सर इसमें वो 1200 ऐड नहीं करना, 1200 ऐड भी करना है हमने, जी 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 जी। 8000 में 1200 जो हमने माइनस किया था ना, मैं समझा भी दूं जरा, ये जो इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंस एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1200, ये भी आपको ऐड करके इक्विपमेंट में डेबिशन निकालनी है, क्योंकि ये भी इक्विपमेंट का ही हिस्सा है। 48,000 में
प्लस करूंगा मैं 1200 और उस पर डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं कितने परसेंट, 10%, जो कि मेरी कितनी आ जाएगी जी, 4920। ठीक होगी जी बात। उसके बाद मैंने निकालनी है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, वो मैं निकालता हूँ। मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल है कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत कह रहा है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो मोटर व्हीकल दिया हुआ आपको 36,000 का, उसमें से माइनस कर देंगे 10,800 जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है, आएगा उस पर हम निकाल लेंगे कितने परसेंट जी, बिल्कुल 25%, क्योंकि ये रेट हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी मोटर व्हीकल की, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6300। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास आ गए, वो हम टोटल एक्सपेंसेस यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस हमारे कर लेता हूँ, ये आते हैं 47140। और आपका आंसर जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जिसकी जो मेरे पास जगह लिखने की इतनी नहीं है, वो आ जाएगा 6456। ठीक है जी, 6456 आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये देख लें, बड़ा लेंथी क्वेश्चन अभी चल रहा है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर इससे आगे मजीद चल सकूं। बिकॉज नाउ आई हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अब बनानी है। इसमें एक प्रोविजन का पॉइंट इंपॉर्टेंट था बेटा, कमीशन रिसीव था, इनकम था, उसे ऐड करनी थी आपने। बाकी इसमें ऐसे कोई इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद नहीं थे, बाकी एक जनरल क्वेश्चन था, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। फिर भी कोई मसला है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। एक पेंट शॉप हम और खोलते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है पेंट शॉप और खोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये मिटा के यहीं पर बैलेंस शीट भी डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। मैं यहीं पर बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ, बैलेंस शीट भी आपके सामने सेपरेटली ना हो, आपको सामने नजर आ रही हो। बैलेंस शीट जो है वो इस हिसाब से जो है वो डेवलप की है। बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, डॉलर के 3 साइन जो बैलेंस शीट के लिए हमें बनाने होते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं बेटा, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम देखते हैं कि हम किन किन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो भी नॉन करंट एसेट हमें दिए हुए। एक तो बेटा आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट दिया हुआ 48,000 का, लेकिन उसमें 1200 में ऐड भी करना है, क्योंकि नया इक्विपमेंट भी परचेज किया आपने, जो आपने गलती से जनरल एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर दिया था। 48,000 प्लस 1200, ये आपका 49,200 का इक्विपमेंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बेटा, जो पहले डेप्रिसिएशन दी हुई है वो भी लेंगे और पिछली डेप्रिसिएशन को भी ऐड करेंगे। तो पहले डेप्रिसिएशन कितनी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 14,400 पिछली डेप्रिसिएशन है, और इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी मैंने निकाली है, ताकि देखना पड़ेगा हमें, वो है 4920। 14,400 और 4920 को मिलाकर आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 14,400 प्लस 4920, ये आ जाएगा 19,320, आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक होगी जी बात। इसको माइनस कर देते हैं जी, 49200 माइनस 1930, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 29,880। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है जी, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल देखते हैं हम कितना दिया था हमें पीछे। मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई 36,000, डेप्रिसिएशन उस पर 10,800 पहले हो चुकी है। 10,800 में जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो ऐड करके माइनस करेंगे 6,300, यानी 10,800 प्लस 6,300, वो आपका आ जाएगा 17,100। दिस इज गोइंग टू बी 17,100। ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा इसका, जो कि आ रहा है 18,900। इसका बेटा हम टोटल कर देंगे तो आपके पास टोटल नॉन करंट एसेट्स निकलेंगे
4780 का। इस तरह इसको रिकॉर्ड करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर हम ऊपर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू भी तो लिख सकते हैं ना? जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऊपर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे नेक्स्ट आप पे क्या आ जाते हैं जी बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट में सबसे पहले आपकी आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री एब्रिविएशन यूज कर लेता हूँ, आपने पूरी इन्वेंट्री लिखनी है 4200 की, यानी कि जो उसका नाम है वो पूरा लिखना है, क्योंकि जो है वो टाइटल जरूरी होते हैं, टाइटल पूरा लिखने के नंबर होते हैं, उसको आप एडजस्टमेंट एडजस्ट करके नहीं लिख सकते, आपको पूरी अमाउंट ही लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देखें बेटा 6200 के पहले थे, माइनस 800 किया था हमने, तो 5400 के आ गए थे, उसमें से प्रोविजन हमने माइनस करनी है, और वो प्रोविजन हमने कितनी बनाई थी बेटा, 304। डिक्रीज हो गई ना, डिक्रीज हो गई, 304 ही बन गई आपकी। नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करता हूँ। 6200 के आपके ट्रेड रिसीवेबल थे, उसमें से 800 तो हमने पहले ही माइनस कर दिया ना, क्योंकि वो कस्टमर से पैसे रिसीव हो गए थे, आपको पैसे रिसीव हो गए तो वो तो मिल गए आपको, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल नहीं रहे। बाकी 5400 पे 200 की स्पेसिफिक प्रोविजन थी और 104 की जनरल प्रोविजन बनाई थी, टोटल बना के 304 बनी थी। पड़ी हमारे पास 520 हुई थी, तो हमने डिक्रीज की थी प्रोविजन 216 से, डिक्रीज करके हमने 520 की प्रोविजन को 304 बना दी है। अब प्रोविजन 304 है, राइट? तो वो हम माइनस कर देंगे 5400 में से 304, तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज 5096। सर इसमें से बैड डेट नहीं माइनस होएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, अभी तो मैंने समझाया आपको। देखें ये जो बैड डेट्स दिए हुए हैं आपको, ये बैड डेट्स वो बैड डेट्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दिए होते हैं, वो ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो चुकी होती हैं, राइट? जो एडिशनल बैड डेट्स होते हैं, जो एडजस्टमेंट में दिए हो, नीचे दिए हो, वो बैड डेट्स होते हैं जो एडिशनल बैड डेट्स हैं, फर्दर बैड डेट्स हैं, जो अभी तक आपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस नहीं किए हुए। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिए होते हैं उनका एक इफेक्ट हो चुका होता है, एक्सपेंस वाला नहीं, ट्रेड रिसीवेबल वाला, तो वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं, उसको दोबारा आप माइनस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2600 के आपको दिए हुए, और 2600 में से बेटा आपको माइनस करना पड़ेगा कौन सा, जो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट हुए हैं, सॉरी ऐड करने पड़ेंगे कितने, 800 तक रिसीव नहीं किया था ट्रेड रिसीवेबल से, ऊपर ट्रेड रिसीवेबल से माइनस नहीं किया 800, वही 800 आपको ऐड भी तो करना है, वो आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट कितनी बनेगी, 3400 की। उसके बाद कमीशन आपका एक्रूड है, वो आपको लिखना पड़ेगा। सर ये कहां से आ गया बेटा, ये एक्रूड कमीशन, कमीशन रिसीव 150 का जो एक्रूड था वो भी तो आपको मिलना है ना, अभी तक आपको नहीं मिला, तो 150 आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी आपकी एसेट है आपका, क्योंकि आपको पैसे भी उसके मिलने हैं। उसके बाद आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस है, कौन सी सर, ये इंश्योरेंस में से जो 460 आपने माइनस किया था, 3300 में से माइनस 460 प्रीपेड इंश्योरेंस का, वो भी तो करंट एसेट में आपको रिकॉर्ड करना है ना, वो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कितना, 460। ये करंट एसेट्स हम ऐड कर देंगे आपके सारे, तो आपके पास टोटल एसेट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो करंट एसेट्स का टोटल आपका आता है 13306, यहाँ पे 13306, और टोटल एसेट्स जो हैं वो जो है आपके आ जाएंगे 62186। दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल एसेट्स। अब हमने क्या बनाना है जी, जी बिल्कुल हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, बिल्कुल कैपिटल एंड लायबिलिटीज का, वो हमने इसको रिकॉर्ड करना है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई कैपिटल के, नो प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है। पहले हम क्या लिखेंगे जी, कैपिटल, आपको पता है इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, और इसमें से हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। देखते हैं कैपिटल कितना दिया हुआ है हमें,
कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में देखें तो कैपिटल में दिया हुआ 44,000 का, ये दिया हुआ 44,000। प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था बेटा, वो हमारा आ रहा था 6486 का। प्रॉफिट हमारा आ रहा है जी 6456 का, सॉरी। ड्राइंग्स हम देख लेते हैं कितनी है बेटा। ड्राइंग दो किस्म की हैं, एक ड्राइंग जो ये दी हुई है 6000 की, और एक ड्राइंग जो गुड्स ड्राइंग्स आपने की थी कस्टी ने, कितने की, 1800 की। ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी 6000 प्लस 1800। दो किस्म की ड्राइंग्स है, एक सिंपल ड्राइंग्स है और एक गुड्स ड्राइंग है 1800 की, दोनों ही ड्राइंग्स में आती है। ये ड्राइंग्स आपकी यहाँ पे जो माइनस होंगी ये बेसिकली 7800 आपका माइनस होगा, तो आपका कैपिटल का आंसर जो है वो निकल आएगा, यानी कैपिटल एट द एंड आप कह सकते हैं कि निकल आएगा 42656 का। 42656। नेक्स्ट आपकी क्या जाती है बेटा, आपको पता है नेक्स्ट आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए, आपने काश मुझसे पूछा भी था, 15,000 का 10% लोन है, लेकिन सारा नहीं आना इधर। उसमें से वो कहता है कि आधा लोन जो है वो हमने अगले साल पे करना है। तो 10% लोन जो आपने यहाँ पे लिखना है, उसमें से आप आधा लिखेंगे यहाँ पे 7500 नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी 7500 हमारा जो है वो करंट लायबिलिटी का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि वो आपने अगले साल पे करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट बहुत दफा आता है पेपर में, ए लेवल्स में ये पॉइंट बहुत दफा आता है क्या, कि लोन का वो कहता है कि इतना हिस्सा जो है वो आप अगले साल पे कर रहे हैं। तो जितना हिस्सा लोन का हम अगले साल पे कर रहे हैं बेटा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर करंट लायबिलिटी, दैट इज गोइंग टू बी योर, आधा नॉन करंट लायबिलिटी में चले जाएगा और आधा करंट लायबिलिटी में चले जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर पे करना है आप। इसलिए मैंने साथ ही लिख लिया है, आपको समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स। सारी बात है वो भी आपके आनी है। और ट्रेड पेबल्स हमें कितने के दिए हुए पीछे चेक कर लेते हैं हम। ट्रेड पेबल्स हमें दिए हुए, ये ट्रेड पेबल्स 3800 के हमें दिए हुए, वो हम लिख लेंगे इधर जी 3800। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी, कोई देखें क्रूड वगैरह, लोन इंटरेस्ट ओइंग है 250 का और इलेक्ट्रिसिटी ओइंग भी है 380, यानी लोन इंटरेस्ट भी 250 का भी आपने पे करना है और इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है वो भी आपने अभी पे करनी है। ये दोनों ही आपको लिखने पड़ेंगे, लोन इंटरेस्ट ओइंग भी 250 का और इलेक्ट्रिसिटी भी ओइंग भी 380 की। तो मैं लिखता हूँ ओइंग 250 का और आपकी आ जाएगी की 380 की। इसको हम जो है वो ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज का जो है वो निकल आएगा, जो कि आपका है जी 11930। इसका हम टोटल कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 62186, विच इज इक्वल टू योर टोटल एसेट्स। और ये टोटल लायबिलिटीज आप यहाँ लिख सकते हैं, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 62186। अब मैं देख लेता हूँ, देख लें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बिना चीजें पूछ सकते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मैंने कहा चलिए वो भी ठीक कर लेते हैं, ऐसे ही बच्चे कहेंगे सर को स्पेलिंग नहीं आते जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो करवाया है आपको, किसका, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर का। इतना लंबा सवाल पेपर में नहीं आएगा वैसे, लेकिन आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आपको चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल करवाया है। और इसके बाद कल हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका वो सवाल थोड़ा छोटा होगा लेकिन ज्यादा टेक्निकल होगा, लेकिन टेक्निकल ज्यादा होगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट भी मैंने आपको बना के दिखाई है और मैंने आपको बैलेंस शीट भी कंप्लीटली तौर पे बना के दिखाई है कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। और क्लियर? अच्छा जी, अब आगे एक बात मैंने आपको बतानी थी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि अगर आपको सोल ट्रेडर का सवाल अगर आता है ना, तो उसका बेटा सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जब आप किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी एक चीज का इफेक्ट कर लेना, उसे टिक कर दें।
और जब इसका दूसरा इफेक्ट कर लें तो उसे क्रॉस कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सोल ट्रेडर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोल ट्रेडर के क्वेश्चन में अगर एडिशन इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो हर एडिशन इंफॉर्मेशन के 2 फैक्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप उसका एक फैक्ट कर लें, यानी फॉर एग्जांपल मैंने लोन इंटरेस्ट ओइंग था मेरा, उसका मैंने एक इफेक्ट कर लिया, मैं क्या करूंगा, मैं इसको टिक कर दूंगा पहले, इसको टिक कर दूंगा पहले, और उसके बाद जब दूसरा इफेक्ट करूंगा तो मैं इसे क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। इसी तरह अगर मैंने इंश्योरेंस प्रीपेड का इफेक्ट किया तो एक टिक कर दूंगा पहले, दूसरा इफेक्ट करूंगा तो क्रॉस कर दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने हर एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट कर लिए, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट है उसके इफेक्ट 2-2 ही होने, तो उससे मेरी कोई एडजस्टमेंट जो है वो मिस नहीं होगी। वरना फाइनल अकाउंट के सवाल में जब सवाल लेंथी होते, जैसे कि इस तरह ये सवाल था हमारा, जैसे कि एनपीओ का मैं अभी पीछे सवाल कर रहा था, सवाल तो हल्का सा मैं भूल गया, 1200 का जो इंटरेस्ट ओइंग था, अगर मैंने एडजस्टमेंट में 2-2 टिक किए होते, इस तरह से मैंने क्रॉस किए होते, तो मुझे पता है कि मैंने एक इफेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कर सकते हैं, और दूसरा इफेक्ट इस चीज का रह गया है ताकि वो मिस ना हो। ये इसका तरीका है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर की, जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होगी। और उसका फायदा क्या होगा, अगर आप इंफॉर्मेशन मिस नहीं करते कोई भी, और हर चीज के 2 इफेक्ट आप पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो बेटा सवाल आपका गलत भी होगा ना, तब भी आपको 30 में से कम 27 नंबर मिलेंगे, 27 30 में से। क्यों? क्योंकि आपने हर एडजस्टमेंट के एडिशनल इंफॉर्मेशन के इफेक्ट डाले में, एक आधा गलत भी होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप कोई इफेक्ट मिस कर देते हैं तो उसका एक नंबर तो डायरेक्टली कट हो जाता है। ठीक है जी। मेरी बुक का इस क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन आपने घर में करना है, मेरी बुक का इस क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन आपने घर में करना है, वो आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे जो पिछला क्वेश्चन है वो आप घर में सॉल्व करेंगे। कौन सा है वो, आसान है, ये आपके सामने, मई जून 8 क्वेश्चन 1, मई जून 8 का पेपर 2 का, ये आप घर में करेंगे, बिल्कुल इजी है। और इंशाल्लाह कल फिर हम इससे आगे